नमस्कार साथियों, हिंदी पद पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पे बीपीएससी बिहार की जो परीक्षा होने वाली है, यहाँ पे 6 से 8 तक के जो पेपर में जो जिसने पेपर यहाँ पे देना है वो प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। तो 45 प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का पहले हो चुका है। यहाँ पे 46 जो प्रश्न है वहाँ से शुरुआत होगी आप लोगों की। तो बेहद आसान प्रश्न यहाँ आप लोगों के लिए होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए। और ये वही टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ से आप लोग रट सकते हैं जो भी प्रश्न यहाँ पे आने वाला है। तो आपको यहाँ से प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 से शुरू किया जा रहा है। केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या? डी हो जाता है नादान दोस्त। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काफ़ी आसान है ये प्रश्न आप लोगों के लिए कि अयोध्या जो बसा हुआ है ये यहाँ पे हो जाएगा वी, सरजू नदी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा, तो ये उसी बुक से है जो कि वहाँ पे बिहार में जो चलती होगी कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो उन्हीं पाठों से ये पाठों पर आधारित ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे तीसरी कक्षा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि संसार पुस्तक नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये प्रकृति की बात यहाँ पे हो जाएगी। प्रकृति को पढ़ने की बात यहाँ पे जो है रचनाकार कर रहा है। बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? तो यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? तो ये सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न मान के चलिए, ऐसे प्रश्न वहाँ पे बन जाएगा कभी कभी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सही, वो यहाँ पे होता है कौन सा? यहाँ पे बंगाल हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे है कि नौकर पाठ से संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किसका अनुग्रह आग्रह करते थे? तो किसका करते थे वो? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा हरिजन, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे भी आपका जवाब हो जाएगा क्या कि शिवमंगल सिंह सुमन। इस जो रचना है इसके जो हम पंछी उन्मुक्त गगन शीर्षक जो कविता है इसके लेखक यहाँ पे रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे? आंसर आप करेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने? भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। आगे है शाम एक किसान किस विधा की कृति है? तो किस विधा की कृति है शाम एक किसान? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे कविता से ये संबंध रखती है। यहाँ पे आपका ए आंसर होता है बिल्कुल ही सही। रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो रहीम के दोहे, तो यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसकी है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा रहीम के दोहे, रहीम की रचना यहाँ पे हो जाएगी। आगे है भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? तो भोर और बरखा जो कविता रचित है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने इसको लिखा है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाता है मीराबाई की रचना, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे है कि अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? अभी आपने प्रश्न देखा कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयू है। किसकी राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे कौशल, आंसर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि कैकेयी की दासी का क्या नाम है? यहाँ पे कैकेयी की दासी का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, मंथरा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि कैकेयी की दासी का जो नाम था तो रामायण में वहाँ पे मंथरा, यहाँ पे इनकी दासी को स्वीकार किया गया है। सब लोग जानते होंगे लगभग यहाँ पे। तो राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? चित्रकूट में, मिथिला में, लंका में या फिर काशी में? तो कहाँ पे इनका मिलन हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा यहाँ पे
कि चित्रकूट में इनका मिलन हुआ था। चित्रकूट में राम और भरत का यहाँ पे मिलन हुआ था। भगवान राम को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया? तो यहाँ पे दूषण ने, विभीषण ने, जटायु ने या फिर काबंध ने। तो किसने दिया था, ये यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे काबंध यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे यहाँ पे है कि रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो तारा था, सुर्पणखा था, त्रिजटा था या फिर मंदोदरी। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? डी यहाँ पे हो जाता है सही, मंदोदरी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महाभारत किसने लिखा है? तो यहाँ पे महर्षि वेदव्यास हैं, महर्षि वैशंपायन हैं, सुखदेव हैं, विश्वामित्र हैं। तो किसने लिखा है? तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिखा है। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? भाद्री था, कुंती था, गंधारी था या फिर सत्यवती था? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा सत्यवती, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। डी बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? तो धृतराष्ट्र था, विदुर था, पांडु था या फिर विचित्र वीर था? तो क्या नाम है यहाँ पे ये बताना है। सी आंसर हो जाएगा पांडु, यहाँ पे सही हो जाएगा पांडु। अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह कथन कर्ण से किसने कहा था? तो ये कथन बताना है आपको कि किसने कहा। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने, भीम ने या फिर नकुल ने? यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था ये। तो यहाँ भीम ने ये कहा था। यहाँ पे सी आंसर आपका सही होता है। आगे है पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठें, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? अर्जुन को, भीम को, नकुल को, युधिष्ठिर को? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा, युधिष्ठिर को दिया। यहाँ पे डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामदरस मिश्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। ध्वनि शीर्षक जो कविता है मतलब किसने लिखा है, ये आपसे आंसर पूछा जा रहा है। ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। क्या हो जाता है? ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि डरो मत चलो, बस अनुभवी हैं, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं, हमें बेटे की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र का है? तो लेखक का है, बस ड्राइवर का है, डॉक्टर मित्र का या फिर कंपनी के हिस्सेदार? किसने यहाँ पे ये प्रश्न कहा है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉक्टर मित्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर मित्र। यहाँ पे सी जवाब आपका सही हो जाएगा। आगे है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक के जो निबंधकार हैं या रचनाकार, यहाँ पे उनका नाम पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि अरविंद कुमार सिंह हैं। कौन है? अरविंद कुमार। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार कौन है? पहाड़ से ऊंचा आदमी। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा सुभाष। यहाँ पे गातड़े, सुभाष गातड़े यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे है जहाँ पहिया है शीर्षक रिपोर्ताज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, प्रभु नारायण हैं या फिर पीसी नाथ हैं? तो जहाँ पहिया है के रचनाकार अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर करना होगा पी साईनाथ। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। डी बिल्कुल ही सही है। आगे है कि सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सांप और बाज है, लाख की चूड़ियाँ हैं, भगवान के डाकिए या फिर टोपी? तो टोपी यहाँ पे डी आंसर आपका सही होता है। टोपी के रचनाकार सृंजय द्वारा ये कहानी यहाँ पे रचित है। भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? भारत की खोज ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये प्रकाशन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1946 में इसका यहाँ पे प्रकाशन हुआ है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि
उपनिषदों का समय माना जाता है, कब से माना जाता है? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि इसका जो समय है ये 800 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे माना जाता है। किसका समय? उपनिषदों का समय। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए गद्यांश है, गद्यांश जो कि ध्यान पूर्वक पढ़ना रहता है और इनमें आए हुए प्रश्नों के उपर्युक्त जो विकल्प होते हैं उसी का चयन यहाँ पे करना रहता है। तो जब हम गद्यांश पढ़ रहे हों तो काफ़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। पहले हमको यहाँ पे आए हुए समय बचाने के लिए को यहाँ पे जो है कथा की तरह बाँचना नहीं है कि उसको शुरू हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न देख लें कि सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे तप करना, सत्य बोलना, मिथ्याचरण या फिर सरल। तो यहाँ पे जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पे सत्य बोलना। और यहाँ पे बात जो है किसके बारे में चल रही है? सत्य बोलना यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे आके देखिए कि सत्य ही जीवन है। यहाँ पे आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो गद्यांश है सत्य पर ही आधारित है, तो प्रश्न आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न को यहाँ पे ये पूरा जो है जितना भी गद्यांश दिया रहता है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रश्न यहाँ पे ये देखना रहता है कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को देख करके गद्यांश को पढ़ना रहता है। अब आगे हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं, गद्यांश में प्रश्नों की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 3-4 प्रश्न यहाँ से आने वाला है। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर यहाँ पे चलने का आदर्श स्थापित किया है? तो यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको आसान मतलब लगने वाला है कि हरिश्चंद्र ने ही सत्य पर ही चलने का आदर्श यहाँ पे स्थापित किया है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? तो क्या करते हैं वो यहाँ पे स्वयं के साथ दूसरों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वो जो अच्छे आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम ही चल रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग यहाँ पे चल रहे हैं वो सब ही सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो वो अपना जो है अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है जो दूसरा गद्यांश, यहाँ पद्यांश है, ये यहाँ पे आपको देखना है। तो ये थोड़ा कठिन रहेगा आप लोगों के लिए। कविता है तो यहाँ पे भी इसका प्रश्न जो है, कविता के किस छंद में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? तो यहाँ पे हटा है, अतिक्रमण है, आगंतुक है या फिर रुकता है? तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी, तो यहाँ अतिक्रमण हो जाएगा। और यहाँ पे जब कविता को आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पे है कि कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? तो डायनासोर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति, अतिक्रमण के प्रति या अतिथियों के प्रति? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे संवेदनाओं की बात इस कविता में बार बार आई हुई है, तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? तो यहाँ पे जो है संवेदनाओं की क्यों की गई है, तो यहाँ पे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको कविता को तो संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। हाँ, तो धीरे धीरे संवेदनाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं? लुप्त हो रही हैं। तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हम आशा करते हैं कि जो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आने वाले हैं हिंदी के, तो ऐसे ही हम यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करवाएंगे और लगातार आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन गद्यांश और पद्यांश से परिचित होते रहेंगे और आने वाली परीक्षा को हम आशा करते हैं कि बड़ी आसानी से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए।